हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स। और आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है वो है नेवी डे को लेके। तो अभी अभी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने केरला को विजिट किया है। और 3 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक वो केरला के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो नेवी डे को लेके सेलिब्रेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। नेवी डे की अगर बात करेंगे तो हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और उसकी वजह है नेवी का एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन दी इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर है, जिसके बाद बांग्लादेश का लिबरेशन हमें देखने को मिलता है। तो उसमें इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, और वहाँ पर इंडियन नेवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट दी पाकिस्तानी नेवी। तो उस डे को कोमेमोरेट करने के लिए उस दिन जिन लोगों ने शहादत दी थी, जो लोग शहीद हो गए थे, उनकी बहादुरी को याद करते हुए 4 दिसंबर को हर साल नेवी डे जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आर्मी डे और एयरफोर्स डे की हम लोग बात करेंगे तो आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और 1949 के अंदर इस इवेंट ये जो इवेंट है वो जुड़ा हुआ है। 1949 15 जनवरी को पहली बार एक इंडियन को यहाँ पर कमांडर इन चीफ बनाया गया था, के एम करियप्पा को। तो उस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे इंडिया के, उनका नाम था वो, जो नाम है वो भी आपसे पूछ सकता है। सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज सर फ्रांसिस बुचर। सर फ्रांसिस बुचर ने हैंड ओवर किया था के एम करियप्पा को कमांडर इन चीफ का जो बैटन है। तो इसलिए जो दिन है वो कोमेमोरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे की अगर बात करेंगे तो इट इज़ जनरली सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 8। हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन इंडियन एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा इन 1932। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स डे अक्टूबर 8 को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आसाम डे। आसाम डे की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी विशेष जो है एक्सटेंड की हैं टू द पीपल ऑफ आसाम ऑन आसाम दिवस और आसाम डे। आसाम डे के बारे में अगर बात करेंगे तो आसाम डे जनरली 2 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और ये वो दिन है जिस दिन 1228 यानी कि 13th सेंचुरी में चाओलुंग सुखापा म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में आए थे, और वहाँ पर उन्होंने अहम किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। तो इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए आसाम डे जो है वो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आसाम डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अभी अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। तो लगातार स्कीम्स को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, प्रोग्राम्स को लेके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं सरकार से, और सरकार उनका जवाब देती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके भी सरकार ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया है पार्लियामेंट के अंदर। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ये जो योजना है, ये इंश्योरेंस स्कीम जो है 18 फरवरी 2016 को इंट्रोड्यूस की गई थी। इससे पहले इंडिया में दो अलग अलग इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं या जो स्कीम्स हैं उनको चलाया जाता था। पहली स्कीम थी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और दूसरी स्कीम है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अब जैसा कि हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट का ऑब्सेशन है कि सारी चीज़ों को एकजुट करना, यूनिफाइड करना, है ना, एक भारत एक पॉलिसी। तो उसके कारण ये दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज को इकट्ठा किया जाता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से 2016 में ये जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग कवरेज की बात करेंगे तो इस फसल बीमा योजना के अंदर सारे फूड क्रॉप्स आते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स आते हैं, इसके अलावा कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं वो भी यहाँ पर कवर होते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जियाँ वगैरह की जो खेती होती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। पहले क्या था कि अगर किसी ने लोन लिया है या क्या किसान क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा लिया है बैंक से, तो उस केस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर रजिस्टर कराना मैंडेटरी था।
लेकिन अभी इसको जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसको हटा दिया गया है 2020 के बाद। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, इवन आप बैंक से लोन भी लेते हैं अपनी फसल के लिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर कवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर सोइंग के दौरान, प्लांटेशन के दौरान, जर्मिनेशन के दौरान अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको भी कवर करती है। इसके अलावा अगर फसल पक गई है, खड़ी हो गई है ठीक से, और उसके बाद कुछ नुकसान हो जाता है उसमें सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, तो उस केस में भी ये जो इंश्योरेंस स्कीम है फसल को कवर करती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, अगर हार्वेस्टिंग के बाद भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं, कटाई हो गई है फसल की और जो अनाज है वो निकाल लिया गया है, या जो कटाई के बाद जो लॉसेस हो जाते हैं उनको भी यहाँ पर ये कवर करती है। लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़, अगर लोकल लेवल पे कोई कैलेमिटी आ गई है, ओला पड़ गया है या सर्दी ज़्यादा हो गई है, बारिश ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में भी ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है फसल को कवर करती है। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स से जो नुकसान होता है फसल को, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी यहाँ पर कवर कर सकती है ना। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि फसल के दौरान जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उसको ख़राब कर जाते हैं, है ना। अभी जो गाय वगैरह घूमती हैं या जो बाकी के एनिमल हैं वो ख़राब कर जाते हैं फसल को, तो उससे अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो उस केस में भी ये जो इंश्योरेंस स्कीम है वो उसको कवर करेगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खासकर अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जनरली पीसीएस एग्ज़ाम के अंदर जो ईयर ऑफ लॉन्च है किसी भी स्कीम का वो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है उसके ऊपर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रबी क्रॉप्स के लिए उसको अनाउंस कर दिया है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्कीम है उसको जान लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम की अगर बात करेंगे तो एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर 22 क्रॉप्स का जो प्राइस है उसको प्री डिटरमाइन किया जाता है कि अगर इससे कम प्राइस जाएगा और मार्केट में अगर इससे कम प्राइस है तो फिर आप सरकार को उसी प्राइस में बेच सकते हैं। तो सोइंग से पहले यहाँ पर सरकार अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। जैसे अभी गेहूं की खेती शुरू होने वाली है, तो उसी समय सरकार ने जो गेहूं का प्राइस है उसको अनाउंस कर दिया है कि इतना इतना पैसा हम देंगे, चाहे मार्केट प्राइस जो भी हो। अगर मार्केट प्राइस आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप मार्केट में बेचिए, अगर मार्केट प्राइस उतना नहीं मिल रहा है तो आप जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेंटर है वहाँ जाके अपना अनाज जो है बेच सकते हैं उसी दाम में। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर शुरू ओरिजिन की बात करेंगे कि ओरिजिन कैसे होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम का, तो 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इस तरह का जो इंटरवेंशन है उसको शुरू किया गया था, ताकि किसानों को जो है मोटिवेट किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके कुछ खास तरह की फसलों को उगाने के लिए। उस समय फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए गवर्नमेंट उनको एक तरह का कॉन्फिडेंस देना चाहती थी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे राज्य सरकार होती हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सब्सिडीज़ वगैरह या स्कॉलरशिप वगैरह वो देती हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का पीटी क्लियर कर लेते हैं तो फिर मेंस के लिए आपको वहाँ से सहायता मिलती है, वहाँ से एक सब्सिडी, वहाँ से एक स्कॉलरशिप मिलती है। तो वह उससे कॉन्फिडेंस आता है एक एस्पिरेंट को कि ठीक है, हम एटलीस्ट हम मॉनेटरी तो सिक्योर हैं उस चीज़ को लेके। तो उसी तरह से जो फार्मर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि अगर आप इस फसल को उगाते हैं तो एटलीस्ट इतना पैसा तो आपको सरकार देगी। तो जो किसान रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमको स्टेबल इनकम चाहिए, तो उस केस में वो एमएसपी रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं उनके साथ जाते हैं और उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और सरकार को भी एक आकलन लगाने में आसानी हो जाती है कि अगले साल जो कितनी फसल मार्केट में आने वाली है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो सरकार इस तरह से डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है उसके अंदर ये इंटरवेंशन लेके आती ताकि उसको कंट्रोल कर पाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इसको शुरू किया गया था। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जनरली 2 साल में 2 बार जो है अनाउंसमेंट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। एक खरीफ क्रॉप्स के सोइंग से पहले और एक रबी क्रॉप्स के सोइंग से पहले, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। रिकमेंडेशंस जो है एमएसपी को लेके वो एक स्टेटरी बॉडी है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो कमीशन है
ये यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है सरकार को कि भाई इतना प्राइस होना चाहिए इस फसल के लिए। उसके बाद सरकार को अगर ठीक लगता है तो गवर्नमेंट की जो कैबिनेट कमिटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वो यहाँ पर इसको अप्रूव कर देती है। आपके लिए एक सवाल है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको जवाब देंगे कि कितनी कैबिनेट कमिटीज़ हमें इस समय देखने को मिलती हैं। आपको नंबर बताना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। इस टॉपिक को हम पहले ही अपने पॉलिटी कोर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आपको नंबर बताना है कि इस समय कितनी कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो टोटल 22 क्रॉप्स को कवर करता है एमएसपी स्कीम जो है, जिसमें से 14 जो है खरीफ क्रॉप्स हैं और 6 जो है वो रबी क्रॉप्स हैं और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, है ना। तो खरीफ क्रॉप्स जो आपकी मॉनसून सीजन में उगाई जाती हैं, रबी क्रॉप्स जो आपकी सर्दियों में जिनकी सोइंग शुरू होती है, और कमर्शियल क्रॉप्स तो अभी आप देख ही लेंगे। तो खरीफ क्रॉप्स की अगर बात करेंगे तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर पैडी को कवर किया जाता है, यानी कि धान जिसको बोलते हैं, जवार को कवर किया जाता है, बाजरा को कवर किया जाता है, रागी को कवर किया जाता है, मेज़ को कवर किया जाता है, तूर दाल जो है, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं, उसको भी कवर किया जाता है, मूंग दाल को कवर किया जाता है, उड़द दाल को कवर किया जाता है, ग्राउंडनट को यहाँ पर कवर किया जाता है, सनफ्लावर सीड्स को कवर किया जाता है, सोयाबीन सीड्स को कवर किया जाता है, सेसमम यानी कि तिल जो है उसको भी कवर किया जाता है, नाइजर सीड को कवर किया जाता है, कॉटन को भी कवर किया जाता है। इसी तरह रबी क्रॉप्स की अगर बात करेंगे तो रबी क्रॉप्स के अंदर वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर जो सीड है उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर कोपरा और जूट के जो प्राइसेस हैं उनको कवर किया जाता है, यानी कि जूट क्रॉप को कवर किया जाता है। कोपरा का मतलब जब आप नारियल को तोड़ते हैं तो अंदर का जो हिस्सा होता है उसकी बात हो रही है, ड्राइड नारियल की बात हो रही है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक बात आपको याद रखनी है कि एमएसपी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इशू होता है, इसको कोई स्टेटरी स्टेटस अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन जिस कमीशन की बात हमने की है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जिसको बोलते हैं, वो एक स्टेटरी कमीशन है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। तो एक्सरसाइज एक्यूवेरिन की अगर बात करेंगे तो अभी अभी एक्सरसाइज एक्यूवेरिन जो है वो केरला के अंदर शुरू हो गई है। 14th एडिशन है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन का। और ये जो एक्सरसाइज है एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल एक्सरसाइज दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। एक तो हमारा इंडिया हो गया और दूसरा जो कंट्री है वो है मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन नाम से, जिसका 14th एडिशन जो है वो केरला के अंदर शुरू हो गया है। ठीक है, एक्यूवेरिन की अगर बात करेंगे तो एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन दीवेही लैंग्वेज, जो मालदीव्स के अंदर बोली जाती है। तो आपके लिए एक और फैक्ट जो यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है कि मालदीव्स में कौन सी भाषा बोली जाती है, देवेही, और एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इंडिया और मालदीव्स जो है कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एकता। एकता भी एक तरह की बायलैटरल एक्सरसाइज है मालदीव्स और इंडिया के बीच में। और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है दोस्ती। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका तीनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है हमें देखने को मिलती है, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जैसा कि हमने बताया कि अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, तो उसको लेके कई सवाल उठते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके भी सवाल उठा है और उसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया है, उसको लेके आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को जान लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और क्या किस तरह के इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा जो डिजिटल डाटा कंजप्शन है वो बढ़ता जा रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी को जानना और गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी को लेकर इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो, आपके लिए भी ये ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी से लेके अक्सर हम देखते हैं कि मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लोग बता सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, डाटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, डैमेज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो साइबर सिक्योरिटी एक तरह की प्रैक्टिस है जहां पर सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, डैमेज को प्रोटेक्ट किया जाता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, पॉलिसीज
to safeguard computer system, networks, devices, data from wide range of threats जैसे malware हो गया, phishing हो गया, ransomware हो गया। तो जैसे अलग अलग तरह के साइबर अटैक मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, उनसे जो प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है उसी को हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके इंडिया में, जिसमें से पहला इनिशिएटिव है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को इस्टेब्लिश करना, जिसका काम है टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट एजेंसीज एट द नेशनल लेवल फॉर साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। तो अलग अलग एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, पुलिस हो गया, एनआईए हो गया, ये सीबीआई हो गया, ये सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है इसका भी वही काम है कि अलग अलग जो मैकेनिज्म, अलग अलग जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम करती हैं इंडिया के अंदर, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में साइबर सिक्योरिटी को लेके काम करना। नेक्स्ट है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। तो सर्टिन जिसको कहा जाता है, ये एक तरह की आपकी फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पावर्स देखने को मिलती हैं विच वर गिवन बाय द आईटी एक्ट 2000। तो ये आपकी फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आती है, अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आती है ताकि इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर अंडर दी आईटी एक्ट 2000। ये भी एक इनिशिएटिव हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है ना। आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइमेक करके एक अभी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश किया है, साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर, जो कि वही ऑलमोस्ट काम कर रहा है कि सिंक्रोनाइज्ड वे में जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके साथ काम करना। इसके अलावा साइबर फॉरेंसिक लैब्स जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया है ताकि साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, साइबर फॉरेंसिक लैब्स एटसेट्रा। इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है 2013 में, उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो भी कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को लेके कंसर्न हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनआईए। तो अभी अभी जैसा कि हमने बताया कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसको लेके अलग अलग सवाल जवाब वहाँ पर हो रहे हैं। तो एनआईए का जिक्र भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एनआईए को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि कब बनी थी, क्यों बनी थी, क्या इसका मैंडेट है। तो एनआईए की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनआईए इज़ द प्रिंसिपल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इन इंडिया, है ना। तो प्रिंसिपल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है एनआईए जो है। और एनआईए एक्ट के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के अंदर 2008 में इसको बनाया गया था आफ्टर दी 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई। तो मुंबई के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था वो उसके अंदर इस बॉडी को बनाया गया था ताकि इस तरह के जो टेरर रिलेटेड केसेस हैं उनको अच्छे से एक एक्सपर्ट वे में इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो इस तरह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करेंगे तो एनआईए का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है ना। और दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि एनआईए को यहाँ पर ओवर आर्किंग पावर दी गई है, सीबीआई की तरह इसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनआईए को ऐसा लगता है कि कोई केस जो है किसी स्टेट में हुआ है तो सीबीआई को पहले कंसेंट लेना पड़ता है उस स्टेट से कि वो उस केस को इनिशिएट करे या ना करे। लेकिन एनआईए को ऐसा कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एनआईए डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ऑथराइजेशन और परमिशन फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज़। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।